गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये पार्ट थर्ड की बात करेंगे, फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ यूनानी राजनीतिक चिंतन से होता है। पूरे राजनीतिक चिंतन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग आता है, फर्स्ट पार्ट आता है, वो है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है अपनी सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल। पहला जो पार्ट आता है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट आता है, इसमें सुकरात, प्लेटो और अरिस्टो आते हैं। दूसरा पार्ट आता है आता है मध्यकाल आता है, और मध्यकाल के अंतर्गत हम क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो आता है सेंट थॉमस एक्विनास, सेंट अगस्टाइन, सेंट पोलिबियस, सिसरो, इत्यादि नाम से आते हैं। ये मिडिल एज मध्यकालीन विचारक में पूरा पॉलिटिकल थॉट ईसाई धर्म से प्रभावित रहा है। नंबर 3, मॉडर्न एज की शुरुआत होती है। मॉडर्न एज की शुरुआत होती है मैकियावेली से। मॉडर्न एज की शुरुआत मैकियावेली से होती है, क्योंकि मैकियावेली पहला विचारक था जिसने धर्म और राजनीति को अलग करने का प्रयास किया। इसलिए मॉडर्न एज की शुरुआत मैकियावेली से होती है। आगे चलते हैं, इसमें फिर समझौतावादी विचारक आते हैं और जॉन लॉक और जॉन लॉक और जे रूसो ये समझौतावादी विचारक माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ उपयोगितावादी विचारक भी माने जाते हैं। उपयोगितावादी विचारक भी माने जाते हैं। इनमें जेरेमी बेंथम, विचारक माने जाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ आदर्शवाद विचारक भी माने जाते हैं, कुछ आइडियलिस्टिक विचारक भी माने जाते हैं।
तो आइडियलिस्टिक विचार माने जाते हैं। इनमें ग्रीन और हीगल को माने जाते हैं। कुछ कम्युनिस्ट विचार भी माने जाते हैं। कुछ कम्युनिस्ट विचार भी माने जाते हैं। उनके अंतर्गत कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ का नाम विशेष रूप से माना जाते हैं। कुछ 20वीं सेंचुरी के भी थिंकर हैं। इसमें हेरोल्ड जेलास्की, इत्यादि माने जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको पॉलिटिकल थॉट का डिवीज़न बताने का प्रयास किया। पहला जो डिवीज़न मैंने आपको बताया वो ग्रीक एज का बताया। इसके अंतर्गत सुकरात, प्लेटो और अरिस्टो माने जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताने का प्रयास किया, मिडिल एज के बारे में बताने का प्रयास किया। और मिडिल एज जो क्रिश्चियनिटी का युग था, पूरा पॉलिटिकल थॉट ईसाई धर्म से प्रभावित रहा। इसके अंतर्गत सेंट थॉमस एक्विनास, सेंट अगस्टाइन, सेंट पोलिबियस, सिसरो, मार्सिलियो पेडुआ इत्यादि नाम इसमें ले सकते हैं। नंबर 3 मैंने आपको मॉडर्न एज के बारे में बताने का प्रयास किया। पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडर्न एज आरंभ होता है वो मैकियावेली से आरंभ होता है, क्योंकि वो मैकियावेली पहला विचारक था जिसने कि राजनीति और धर्म को अलग अलग करने का प्रयास किया। इसके बाद कुछ समझौतावादी विचारक आते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट समझौतावादी विचारक आते हैं। इसके अंतर्गत थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो के नाम आते हैं। कुछ उपयोगवादी विचारक आते हैं, इसके अंतर्गत जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल आते हैं। कुछ आइडियलिस्टिक विचारक आते हैं, इसके अंतर्गत टी.एच. ग्रीन और हीगल का नाम आता है। और कुछ कम्युनिस्ट विचारक भी आते हैं, कम्युनिस्ट थिंकर भी आते हैं। कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। कुछ 20वीं सेंचुरी के थिंकर भी आते हैं, इसके अंतर्गत हेरोल्ड जेलास्की का नाम विशेष रूप से आता है। आज हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से आरंभ करते हैं। आज हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से आरंभ करते हैं। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से आरंभ करते हैं। और ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में के अंतर्गत सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है सुकरात का। सबसे पहला जो नाम आता है वो सुकरात का नाम आता है। सुकरात को अपने अध्याय में या अपने सिलेबस में हम लोग नहीं पढ़ा, लेकिन सुकरात का प्रभाव उसके शिष्यों पर अवश्य पड़ा। जो उसकी चैन रही कुछ इस तरह से रही। हमारा जो अध्ययन आरंभ होता है वो प्लेटो से आरंभ होता है, क्योंकि इसका जो शिष्य है वो प्लेटो है, इसका जो शिष्य है वो अरिस्टो है। इस तरह से कुछ चैन है। तो सुकरात को हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि उनके विचार कहीं हमें क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए हम सुकरात ने कहीं एक जगह बैठ कर के या किसी एक स्थान पर जाकर के अपने विचारों का लिपिबद्ध नहीं किया। उनके एक बिखरे हुए रूप में उसको विचार मिलते हैं, इसलिए हम सुकरात को शायद नहीं पढ़ा पाते हैं। अब बात आती है प्लेटो की। प्लेटो से अपने आरंभ करते हैं। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों को, सुकरात के भाषणों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। यहाँ से
आगे पॉलिटिकल साइंस की बात आरम्भ होती है। हम जो बात कर रहे हैं आज प्लेटो की बात कर रहे हैं। प्लेटो की बात, प्लेटो ने एक आदर्शवादी विचार कहा। प्लेटो एक आदर्शवादी विचार कहा क्योंकि प्लेटो ने एक सपना देखा, एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और तो ऐसा होना चाहिए। यथार्थ में कितना सफल हुआ या नहीं हुआ ये दूसरी बात है, लेकिन प्लेटो पहले विचारक था। उन्हें यह सोचा ऐसा होना चाहिए, यहाँ से हमारा आरंभ होती है। तो प्लेटो एथेंस का रहने वाला था। तो ग्रीक में दो बड़े शहर थे और उनका नाम था एथेंस और स्पार्टा। एथेंस में दो बड़े, ग्रीक में दो बड़े शहर थे, एक का नाम था एथेंस और दूसरा नाम था स्पार्टा। तो प्लेटो एथेंस का रहने वाला था। प्लेटो एथेंस का रहने वाला था। एथेंस और स्पार्टा में लड़ाई हुई और परिणाम ये हुआ एथेंस हार गया, डिफीट, एथेंस की डिफीट हो गई। डिफीट के बारे में प्लेटो ने चिंतन करना आरंभ किया, मनन करना आरंभ किया और यहाँ से उसकी कमियों को ढूंढने का प्रचार माना। तो प्लेटो ने यह माना मेरा देश हार गया, इस हार के पीछे क्या कारण थे, इसके 4-5 कारण प्लेटो मानता है। और 4-5 कारण मानता है। बहुत छोटे 4-5 कारण प्लेटो मानता है। तो पहला कारण बताया है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक्स अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, करप्शन, सेल्फिशनेस। तो प्लेटो एथेंस के 5 कारण मानता है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक्स अनस्टेबिलिटी, करप्शन, इंडिविजुअलिज्म और सेल्फिशनेस। हर आदमी स्वार्थ है, समाज हर आदमी स्वार्थ है, केवल अपने बारे में सोचता है। समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आर्थिक स्थिति खराब है, राजनीतिक स्थिति खराब है। इस तरह ये 4-5 कारण मानता है। इन सब कारणों को जानने के बाद प्लेटो एक आइडियल स्टेट की बात करता है। प्लेटो एक आइडियल स्टेट की बात करता है, आदर्श राज्य की बात करता है।
वह आदर्श राज्य प्लेटो अपने एथेंस के लिए एक आदर्श राज्य की बात करता है, एक आइडियल स्टेट की बात करता है। आइडियल स्टेट कब होगा? जब उसमें रहने वाले आइडियल सिटीजन होंगे। कोई भी राज्य अपनी भूमि की जनसंख्या या उसमें जो भी उपलब्ध है, नदी नाले पहाड़ तालाब वन जंगल से कोई भी आदर्श राज्य नहीं बन सकता। आदर्श राज्य तब बनता है जब उसमें रहने वाले आइडियल सिटीजन होंगे, अच्छे नागरिक होंगे, कर्तव्यपरायण नागरिक होंगे, नैतिकता नागरिक होंगे, तब कोई आदर्श राज्य बनता है। अब समस्या ये आती है आइडियल सिटीजन कैसे बनेंगे? समस्या ये आती है आदर्श राज्य के आदर्श नागरिक कैसे बनेंगे? इसके लिए प्लेटो कहता है जस्टिस। जस्टिस और आदर्श राज्य का प्रत्येक नागरिक जस्टिस का पालन करेगा। अब जस्टिस क्या है? जस्टिस क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन और नॉन इंटरफेरेंस। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन और नॉन इंटरफेरेंस। समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना काम करेगा और किसी दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये जस्टिस की होता है। अब समाज जस्टिस की बात क्या है? जस्टिस के अंतर्गत स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन और नॉन इंटरफेरेंस की बात आती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना काम करेगा स्पेशलाइजेशन के साथ और किसी दूसरे के साथ वो इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको प्लेटो ने जस्टिस का नाम दिया है। समाज में जो व्यक्ति यहाँ है वह व्यक्ति अपना काम करेगा, दूसरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अब समस्या आती है जस्टिस का पालन कैसे होगा? समस्या आती है जस्टिस का पालन कैसे होगा? ये मानव प्रकृति है कि अपना काम करूँ न करूँ लेकिन दूसरे काम में टांग जरूरत का अटकाऊँ, ये मानव प्रकृति है। इसलिए प्लेटो कहता है जस्टिस का पालन कैसे होगा? इसके लिए प्लेटो दो तरीके बताता है। एजुकेशन, प्लेटो दो साधन बनाता है। एक बताता है पॉजिटिव मीन्स, इसके अंतर्गत वो एजुकेशन को मानता है, और दूसरा आता है नेगेटिव मीन्स, इसके अंतर्गत वो कम्युनिज्म को मानता है, साम्यवाद को मानता है। तो एजुकेशन के लिए मानता है एजुकेशन के माध्यम से हम मानव को अंदर से इतना अच्छा कर देंगे, इतना अच्छा पवित्र कर देंगे, बुरा करना तो दूर की बात, बुरा करने का विचार ही उसके मन में नहीं आए। और नेगेटिव मीन्स के अंतर्गत ये मानता है हम साम्यवाद के माध्यम से जो मानव को पथभ्रष्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, मानव को अपने कर्तव्य से गिराने वाली जो चीज़ें हैं,
हम उनको उनके आसपास से या सामने से हम उनको हटा देंगे। इस तरह से जब प्लेटो मानव को एजुकेशन के माध्यम से अंदर से इतना अच्छा बना देंगे और बाहर जो उसको पथभ्रष्ट करने वाली हैं या कर्तव्य पथ से गिराने वाली जो चीज़ें हैं उनको सामने से हटा देंगे, तो निश्चित रूप से समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने न्याय का पालन करेगा, जस्टिस का पालन करेगा। तो जस्टिस का पालन करेगा तो वो आइडियल सिटीजन बन जाएगा और समाज के सभी लोग जो आइडियल सिटीजन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आइडियल स्टेट वाला रूप साकार हो सकता है। धन्यवाद। मैंने आज आपको प्लेटो की मोटी मोटी 2-3 रूपरेखाएँ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अरे राजीव बंद कर जा, और राजीव बंद कर दो। राजीव